friends, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati. So today in this video we are going to continue our second chapter of political science, the second book of class 12th. So this chapter is era of one party dominance. So let's start it. I want to tell you that इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं. वो वीडियोस आपको 4 पार्ट्स में मिलेंगी. इस वीडियो में हम ये चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म करेंगे. सो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियोस देख सकते हैं. आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे लीडर्स के सामने. अब हम बात करने वाले हैं, पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद अब क्या चैलेंजेस थे. टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी. सो अब जो है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी थी और उसके लिए इलेक्शन होल्ड होने थे. इलेक्शन ऑफ 1951. सो इसके लिए इलेक्शन कमीशन बनाई गई और उसके जो फर्स्ट कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन. सुकुमार सेन was the first election commissioner. ओके, सो 1950 में इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी. अब इलेक्शन कमीशन क्यों बनाई गई थी? अब उसका काम था कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में वो सर्वे करवाए, देखे कि भाई पोलिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से जो है लोग वोट देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करे. सो वही था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. देखिए 18 साल का अगर कोई व्यक्ति है तो वो वोट दे सकता था, चाहे महिलाएं हो चाहे कोई पुरुष हो. तो इस तरह से वोट दे सकते थे. बट वोट देना उस वक्त इतना आसान नहीं था क्योंकि उस वक्त भारत की जनता, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादातर जो है वो इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी. पहली बात तो ये, जो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स थे, सारे वर्ल्ड के लीडर्स ये डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया जो है इस बार बेवकूफ़ी करने वाला है. यानी कि इतने सारे लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोग जो है कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट, कैसे वो चाहेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है. तो उनको लग रहा था दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री. अगर इतने सारे इलिटरेट लोग किसी लीडर को चूज करते हैं, इलेक्शन में अपना वोट देते हैं, उनको तो कुछ समझ ही नहीं है. बट एक्चुअली पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है वोट देने के लिए. अगर कुछ ज़रूरी है तो जागरूक हो कि भाई आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और वो पढ़ाई से आती है. दैट्स वाई इसको लिंक किया जाता है कि आप पढ़े लिखे होंगे तो समझदारी से चूज कर सकेंगे कि आपको किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है. जब आप करीब 17 करोड़ वोटर्स थे, जब वोटर लिस्ट तैयार हुई तो उसमें से 40 लाख वुमेन ऐसी थी जिनका नाम ही मेंशन नहीं था वोटर लिस्ट में. यानी कि उसमें लिख दिया गया था वाइफ ऑफ डैश एंड डैश एंड डैश, वाइफ ऑफ. इस तरह से 40 लाख महिलाओं के नाम जो है इसी तरह थे. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, जो वोट दे रहा है उसका नाम लिखो, इसलिए जो है टाइम लग गया. फिर इलेक्शन फाइनली 1951 में होते हैं. जो कि 1951 के लास्ट में शुरू होते हैं तो ये 1952 तक चले जाते हैं. और कई बार जो है हम इसी को कहते हैं कि इलेक्शन 1952 में हुए थे इंडिया में पहली बार, क्योंकि ज़्यादातर जो पोलिंग बूथ हैं और ज़्यादातर जो वोट डाले गए थे वो 1952 के स्टार्टिंग मंथ में डाले गए थे, यानी कि जनवरी और फरवरी में. सो अगर कहीं पे कोई 51 कहता है, 52 कहता है, तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आप एक ही इलेक्शन की बात कर रहे हैं. ये थे कुछ चैलेंजेस. अब हम बात करते हैं कांग्रेस इन फर्स्ट 3 इलेक्शन. क्योंकि उस वक्त कोई अगर नेशनल पार्टी थी, सबसे ज़्यादा नामी पार्टी, तो वो थी कांग्रेस. कांग्रेस का किस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहा है फर्स्ट 3 इलेक्शन में? कांग्रेस इन फर्स्ट 3 इलेक्शन. ओके, पहली बार टोटल सीट्स 489 इलेक्शन हुआ, दूसरी बार 494 के लिए होता है और तीसरी बार भी 494 के लिए होता है. पहली बार जब इलेक्शन हुए थे, एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे कब? 1952 में. सेकेंड टाइम जब इलेक्शन हुए वो हुए थे 1957 में. और जब तीसरी बार इलेक्शन हुए तो ये 1960
टू में हुए थे। 489 सीट्स के लिए हुए थे, कांग्रेस को इस बार मिली थी 364। पहले इलेक्शन में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 364 सीट्स मिली थी, जो कि काफी बड़ी बात है। दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ तब कांग्रेस को 372 सीट्स मिली थी। अब जब तीसरी बार इलेक्शन होता है तब कांग्रेस को 361 सीट्स मिली थी। अब आप रेशियो देखिए इसका, किस तरह से कांग्रेस को पहले फर्स्ट इलेक्शन में 364 मिली, 372 मिली और इसमें 361। सन देखे रहना, ये वहां पे मैं फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे सेकंड जनरल इलेक्शन और यहाँ पे थर्ड जनरल इलेक्शन। तीनों बार कांग्रेस जीती। बाकी पार्टीज का क्या हुआ, क्या उस वक्त और पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी? एक्चुअली थी, बट कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस के बराबर हो। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीट्स मिली थी, जो कि बहुत बड़ी बात है उस टाइम के हिसाब से। कांग्रेस ने ऑलमोस्ट सभी जगह मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता, एक्सेप्ट सम प्लेसेस लाइक त्रावणकोर, कोचिन और केरला। इन एरियाज में कांग्रेस ने इलेक्शन नहीं जीता था मेजॉरिटी से, बाकी सभी जगह जो है मेजॉरिटी से जीता था। फिर बाद में जैसे तैसे जो है यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसमें भी कांग्रेस ही थी। सो ये आप कह सकते हैं। इसीलिए हमारा जो टॉपिक है ना वो है कांग्रेस इन फर्स्ट 3 इलेक्शन। इसका डोमिनेंस रहा है। ये चैप्टर देखिए, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये एक ऐसा फेज रहा है जब एक ही पार्टी का वर्चस्व था और एक ही पार्टी जो है सबसे ज्यादा थी। अब हम कारण पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक ही पार्टी जो है इतने टाइम तक क्यों बनी रही। उसके लिए हम देखते हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। कांग्रेस का नेचर कैसा था, पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का नेचर कैसा था। व्हेन वी से नेचर इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियोलॉजी, किस तरह की थी वो। सो अगर पहले से कंपेयर करेंगे हम, लाइक इसमें हम 2-3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ कांग्रेस और डोमिनेंस डिस्कस करेंगे और सोशल एंड पॉलिटिकल इसका जो आइडियोलॉजी था वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेचर यानी कि जो कांग्रेस थी वो बहुत सारे लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलकर बनी थी। और अगर हम देखेंगे कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे केवल वन पार्टी सिस्टम है, जैसे कि चाइना। चाइना में जो है केवल वन पार्टी सिस्टम है, यानी कि लाइफ टाइम यहाँ पे हमेशा एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, बाकी पार्टी नहीं रहेंगी, हो ही नहीं सकती है वो इलेक्ट। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा ही है, बट एट नेशनल लेवल हम बात करेंगे तो केवल कुछ पार्टीज है। सो कांग्रेस का जो डोमिनेंस रहा है वो डेमोक्रेटिकली रहा है, यानी कि इलेक्शन बराबर हुए। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन नहीं हुए हैं, इलेक्शन हुए, तीनों बार हुए, बट फर्क ये है कि हर बार कांग्रेस जीत जाती थी, हर बार कांग्रेस ने ही जीतना है। ऐसा ही जो है मैक्सिको की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ था, PRI, ठीक है, वो भी बार बार जीत जाती थी, बट ये सारा डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंदर हुआ। चाइना में और बाकी कंट्रीज जहाँ पे केवल एक पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे ये सारा अनडेमोक्रेटिकली हुआ। याद रखिए, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम की शुरुआत हमेशा इस प्रॉमिस के साथ होती है कि भाई डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी जाएगी। अगर समझ में नहीं आया तो मैं बताती हूँ। किसको ढीला सिस्टम पसंद है और कौन चाहता है कि हम किसी के अंडर रह के काम करें? क्या ब्रिटिश ने हमसे पूछा था क्या हम तुम पे राज कर सकते हैं? इंडियंस, क्या हम तुम पे राज कर सकते हैं? नो, एक्चुअली वो आए थे और इस चीज से शुरू हुई दैट नहीं, हम तो यहाँ केवल ट्रेड करने आए, हमें कोई मतलब नहीं है बाकी। धीरे 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 उन्होंने जो है ये सारी चीजें अपने हाथ में ले ली और इंडिया पे अपना जो है रिजीम स्टैब्लिश कर लिया। सो ये इस प्रॉमिस के साथ शुरू हुई थी, लाइक हमें कुछ नहीं करना है, बट हम यहाँ पे केवल आए हैं। यही है यहाँ पे कांग्रेस का जो डोमिनेंस रहा वो डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंदर रहा, यानी कि सब कुछ मर्जी से हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, क्यों ये ही पार्टी जीती, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद यही पार्टी क्यों जीती। सो इसके लिए हमें देखना होगा टॉपिक विच इज गोना बी कांग्रेस ऑफ
social and ideological conflict. Congress, social and ideological coalition. ओके, कांग्रेस सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। कांग्रेस जो है 1885 में बनी थी। 1885 इसको मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया था, और भी जितने उस वक्त के लीडर्स थे उन्होंने। क्यों बनाया था कि भाई हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे, और ये जो है एक ऑप्रेसिव पार्टी की तरह शुरुआत हुई थी, यानी कि उस वक्त इसने बहुत कुछ सहा था और ब्रिटिश के खिलाफ ये आवाज उठाने के लिए खड़ी हुई थी। बाद में जब और चीजें हुई आगे, हम जैसे जैसे बढ़े, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आ गए। इसमें सोशलिस्ट शामिल हो गए, इसमें एक्सट्रीमिस्ट शामिल हो गए, इसमें रेडिकल्स शामिल हो गए, कंजर्वेटिव, कम्युनलिस्ट, सभी प्रकार की आइडियोलॉजी वाले लोग इसमें जो है शामिल हो गए। कांग्रेस को जो है वो कहा जाता है रेनबो लाइक पार्टी। उस वक्त, नॉट नाउ, उस वक्त कहा जाता था रेनबो लाइक कोलिशन, जस्ट बिकॉज इसमें हर तरह की आइडियोलॉजी के लोग उस वक्त शामिल थे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यानी कि जैसे जैसे 1947 करीब आया, लोगों को अपनी पावर ग्रैब करने में लग गए, यानी कि सभी ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, सब अपनी आइडियोलॉजी से अलग हो गए। अब कितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो लास्ट में देखेंगे हम। इसको जो है टॉलरेंट, मतलब किस तरह से इसने टॉलरेट किया अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोगों को। पहले जो कांग्रेस थी इसमें क्या हम लैंडलॉर्डिज्म, इंग्लिश स्पीकिंग लोग और जो हाई क्लास लोग थे वो शामिल थे। बट जैसे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च होता है, कांग्रेस उसका साथ देती है, और फिर जो कांग्रेस का बेस था वो लैंडलॉर्ड्स, हाई क्लास, इंग्लिश पीपल क्लास जो लोग इसमें शामिल थे उनसे बढ़ के नीचे तबके के लोगों के पास पहुंच जाता है। यानी कि इसमें फार्मर्स, ट्रेडर्स, फिशरमैन, वर्कमैन, लेबर, हर तरह के लोग शामिल हो जाते हैं। इस तरह से ये रेनबो लाइक पार्टी बन जाती है। हर तरह के लोग, हर आइडियोलॉजी के लोग, हर क्लास के लोग, हर कैटेगरी के लोग, हर कास्ट के लोग, सभी तरह के लोग जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। बट जैसे कि 1947 आती है, ये सब अपना रास्ता जो है अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि अब बात आ गई थी पावर की। अब जो है कोई किसी की बात सुन नहीं सकता था। इट इज सेम लाइक अ जॉइंट फैमिली एंड अ सिंगल फैमिली। ये मेरा एग्जाम्पल जो है आपको ज़्यादातर वीडियोस में मिलेगा, क्योंकि मुझे ये बेस्ट लगता है। जॉइंट फैमिली में लोगों के अंदर टॉलरेंस वाली भावना ज़्यादा होती है। डोंट माइंड इफ यू आर फ्रॉम सिंगल फैमिली, ओके। अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं है तो माइंड मत करना। लेकिन ये सच बात है, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उसमें टॉलरेंस की ज़्यादा रहती है। किसी ने कुछ कह दिया, यार सुन लो, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, ऐसा कुछ कह के चुप करा देते हैं। लेकिन जो सिंगल फैमिली में रहते हैं, मदर, फादर, डॉटर, सन, दैट्स इट, तो ये जो न्यूक्लियर फैमिली रहती है इनमें सुनने की क्षमता भी कम होती है। ये ज़्यादा किसी का सुन नहीं पाते। किसी ने कुछ कह दिया, हाल रो पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर पाते। उस वक्त कांग्रेस जो थी वो टॉलरेट ज़्यादा कर लेती थी, बट धीरे धीरे जो है इसमें टॉलरेंस कम हो गया और लोगों ने अपने अपने रास्ते अपना लिए। अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिस्कस हो जाए, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, बीजेएफ भारतीय जनसंघ, और यहां पे हम बात करते हैं स्वतंत्र पार्टी। ये कब फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई? कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 16 सीट्स जीती थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इन 1952। सो किस तरह से केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी। जैसे ही यहाँ पे केरला में 16 सीट जीतती है तो फिर वहाँ के गवर्नर, यानी कि केरला के गवर्नर EMS नाममूर्ति पद को बुलाते हैं, आइए आप गवर्नमेंट जो है अपनी बनाइए। सो फिर वो जो है गवर्नमेंट फॉर्म वहाँ की करते हैं, और कई सारे जो है उन्होंने वहाँ पे अच्छे काम किए। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसकी जो आइडियोलॉजी है कम्युनलिज्म, वो इंस्पायर है बोल्शेविक का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे। बोल्शेविक के रिवॉल्यूशन से ये जो है प्रभावित है।
यानी कि ये रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि 1917 में हुआ था। उसके बाद यहाँ ये जो आइडियोलॉजी के लोग हैं पूरी दुनिया भर में फैल गए, जिसको पसंद आई हर कंट्री में लोगों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजी बनाई। इनफैक्ट जब जो है इलेक्शन होना था, यानी कि आई मीन टू से दैट जब भारत आज़ाद हो रहा था तो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये साथ देने को तैयार थे, किसका? ब्रिटिश का, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। ब्रिटिश जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था, दैट्स वाई ये उनके साथ थे और इनका मानना था कि हम साथ देंगे। अब जैसे ही 1947 में आज़ादी मिलती है भारत को, इनको लगता है ये जो है ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है, तो ये थोड़ा सा वायलेंट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है इनकी क्रश कर देती है आर्मीज के द्वारा। सो इनको क्रश कर दिया जाता है। इट मीन्स दैट इनके ऊपर जो है आक्रमण किया जाता है, इन्वेड किया जाता है इनको। सो बाद में ये अपनी आइडियोलॉजी की तरफ फिर से सोचते हैं और फिर इन्होंने जो वायलेंट पाथ है वो छोड़ देते हैं, यानी कि अब ये ठीक हो गए हैं। फिर फाइनली ये 1952 में इलेक्शन भी जीत जाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। इंस्पायर्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन, आफ्टरवर्ड्स ये कांग्रेस से एग्री नहीं करते हैं, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे एग्री नहीं करते हैं, अलग हो जाते हैं। 1947 में भारत आज़ाद होता है तो ये कहते हैं ये रियल इंडिपेंडेंस नहीं है, लड़ते हैं, फिर इनकी आवाज़ दबा दी जाती है। फाइनली इनको लगता है हाँ भाई हम गलत थे और फिर ये सही बात पे आ जाते हैं। ये थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पहली बार जो है केरल में, ना केवल केरल में सॉरी पूरे वर्ल्ड में पहली बार कोई कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई थी पूरे वर्ल्ड में, ऐसा पहली बार हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी विद इन कांग्रेस इन 1934, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही इसको जो है बनाया गया था। एक फैक्शन बोलते हैं, फैक्शन मतलब एक ही पार्टी के अंदर अलग आइडियोलॉजी वाले लोग, सो ये फैक्शन हो गया। बट क्या होता है 1948 में कांग्रेस अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है और वो डिक्लेयर करती है कि अब जो फैक्शन है वो उस पार्टी में नहीं रह सकते हैं, यानी कि जिनकी अलग आइडियोलॉजी है जो उस पार्टी में तो है लेकिन सपोर्ट नहीं करते कांग्रेस को, वो इसमें अब नहीं रह सकते हैं। सो वो हट जाते हैं और ये जो है अपनी एक सेपरेट पार्टी बना लेते हैं। अब 1948 के बाद ये बताते हैं कि भाई हम बिलीव करते हैं कि जो सरकार है हमारी वो सोशलिस्ट होनी चाहिए, सोशलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए और ये अपनी अलग आइडियोलॉजी बनाते हैं, बताते हैं कि हम कांग्रेस से अलग है और जो कम्युनिस्ट है हम उनसे अलग है। बट देखिए 1955 में यानी कि 1955 में कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी जो है सोशलिस्ट डिक्लेयर कर देती है। अब भाई इनके सामने समस्या कि कांग्रेस ने भी यही जो है डिक्लेयर कर दिया, अब क्या किया जाए। इसके कुछ फेमस लीडर्स जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जस्ट बिकॉज एग्जाम में जो आपकी मैचिंग्स आती हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से इसमें लीडर्स थे? जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन, ये जो है कुछ फेमस लीडर्स इसमें थे। आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट इज बीजेएस यानी कि भारतीय जन संघ, जो कि आरएसएस से लिंक्ड है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बीजेएस का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी खराब रहा है इलेक्शन में। अगर हम देखेंगे पहले इलेक्शन में इसने केवल 2 सीटें जीती 1952 में और दूसरे इलेक्शन में इसने केवल 3 सीट जीती। बीजेएस की आइडियोलॉजी है वन नेशन वन कल्चर, एक नेशन हो, एक कल्चर हो, एक तरह के लोग हो और एक धर्म हो। ये हिंदू जो है उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये मदरलैंड है, यानी कि इंडिया जो है मदरलैंड है हिंदूज की, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं इनको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस बात को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे किसी और धर्म के हो, ये हिंदू डोमिनेंट ही है और हिंदुज़्म की आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते हैं। सो इस तरह से इनके जो फेमस लीडर्स हैं इसमें इंक्लूड हैं, वो हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और हाँ, सोशलिस्ट पार्टी के हमने एक बहुत जरूरी लीडर को छोड़ दिया, वो है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी से बाकी कई सारी पार्टीज लिखनी है, जैसे कि किसान मजदूर सोशलिस्ट पार्टी
और प्रजा संघ सोशलिस्ट पार्टी, बहुत सारी पार्टीज हैं। इनफैक्ट आज की कंटेम्प्रेरी हम सोशलिस्ट पार्टीज देखेंगे, जैसे कि समाजवादी पार्टी, उसमें भी इसके ट्रेसेस हैं। जनता लोक दल, यूनाइटेड सेक्युलर। स्वतंत्र पार्टी जो है वो उस आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है कि लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी जाए और इकोनॉमी को एकदम फ्री बना दिया जाए, जो कंपटीशन कर सके वो आए। इसमें लेस इंटरवेंशन होगा गवर्नमेंट का तो प्रॉस्पेरिटी जो है वो जल्दी आएगी। बट इसकी वजह से ना जो ट्रेंच है पुअर और रिच में वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कुछ फेमस लीडर्स हैं जैसे कि राजगोपालचारी, मीनू मसानी। सो इनके जो है आपको नाम याद रखने हैं। हाँ, हम कुछ लीडर्स इनके बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लीडर जैसे कि एस.ए. डांगे, ओके, EAMS नामूर्दीपन भी, आई एम नॉट गोइंग टू राइट फुल नेम। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, BJS, स्वतंत्र पार्टी, ये पार्टीज आप याद रखना। और चैप्टर हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। एक बात याद रखना, इस बार की पॉलिटिकल साइंस में आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। खाली थोड़ा सा पढ़ते वक्त अपना माइंड फ्रेश रखा करो। टेंशन में हो तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर सारे इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट आई विल क्रिएट इंटरेस्ट इन योर स्टडीज़, आई एम प्रॉमिसिंग यू, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप फ्रस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, फालतू में पूरा चैप्टर पढ़ लिया, कुछ समझ में आना नहीं है। और ये जो पार्टीज हैं इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी इलेक्शन होंगे ना तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि जब आपको पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री पता होगी तो उनका आज का प्रेजेंट देखने में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। सो होप यू गाइस यू अंडरस्टूड इट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Like this video, share this video and subscribe. Study Shiv with Kadi for more videos. Thanks for watching our video. We'll meet soon in the next video.